नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से करेंगे गुजरात का 2 दिवसीय दौरा। प्रधानमंत्री 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गृह मंत्री अमित शाह ने किया ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन। कहा, जनहित के लिए सदन में सार्थक वाद विवाद जरूरी। किरेन रिजिजू ने कहा, राजनीतिक हितों के लिए संसद विधानसभा में गतिरोध गलत। बिहार में एसआईआर पर सियासी घमासान तेज। वोट अधिकार यात्रा पर भाजपा का निशाना। विपक्ष पर लगाया लोकतंत्र के अपमान का आरोप। कहा, झूठे आरोप लगाना विपक्ष की पुरानी आदत। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ आपदा प्रभावितों से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उत्तराखंड में थराली आपदा से निपटने के लिए राहत बचाव कार्य तेजी से जारी। मुख्यमंत्री धामी ने दिया हर संभव सहायता का आश्वासन। राजस्थान में भारी बारिश के कारण कई जिलों में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र बंद। देश के बाहुबली एयर डिफेंस ने आसमान में दिखाई ताकत। ओडिशा के तट से इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का पहला सफल परीक्षण। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे समाचार में खबरें विस्तार से। खबर की बारीकी से होती है पड़ताल। खबर के पीछे का सच और उसका सटीक विश्लेषण आप तक लेकर आते हैं हम। चाहे बात सियासत की हो या अंतर्राष्ट्रीय जगत, ग्राउंड जीरो से रखते हैं खबर पर पैनी नजर। देखिए हमारा खास शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच, रोजाना सुबह 10:30 बजे और दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह, नई शुरुआत। डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। म्यूचुअल फंड में कैसे करें निवेश, एसआईपी से कैसे जीती जाए इन्वेस्टमेंट की रेस, गवर्नमेंट स्कीम से कैसे मिलेगा बेहतर रिटर्न, बाजार की जोखिम में कैसे होगी सुरक्षित इनकम, पर्सनल फाइनेंस के क्लियर होंगे सब डाउट, फाइनेंशियल मिथ्स को विशेषज्ञ करेंगे आउट। देखिए मनी मंत्र हर शनिवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। राज्य के लिए करीब 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान ढांचागत एवं मूलभूत विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। क्या है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में खास, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को गुजरात के अहमदाबाद स्थित खोडलधाम मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। वह गुजरात में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रा का उद्घाटन, शिलान्यास करेंगे। गुजरात में बिजली वितरण नेटवर्क के आधुनिकीकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। 5,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का विकास का खातमुहूर्त और लोकार्पण होने वाला है। साथ में दूसरे दिन हासलपुर के अंदर जापानीज कंपनी के साथ ईवी कंपनी का पूरा लोकार्पण होने वाला है।
वहीं रेलवे की 1400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, जिसमें 65 किलोमीटर लंबी मेहसाणा पालनपुर रेल लाइन का दोहरीकरण और कटोसन रोड साबरमती के लिए एक यात्री ट्रेन का शुभारंभ शामिल है। 3 लाइनें, एक है मेहसाणा से पालनपुर, दूसरी है कड़ी से कटोसन और तीसरी है बेचराजी जो कार की फैक्ट्री है वहाँ से रनौज। ये 3 लाइनों का डेडिकेशन है। पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत अहमदाबाद के आसपास बनी झुग्गी झोपड़ियों के लिए पुनर्वास, जल प्रबंधन और सीवरेज प्रणालियों के आधुनिकीकरण के लिए इंफ्रा विकास का भी शुभारंभ होगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि कल प्रधानमंत्री जब गुजरात को ये सौगातें देंगे तो आने वाले समय में गुजरात एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट और दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल हब बनकर उभरेगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद स्थित सरदार धाम परिसर में नवनिर्मित गर्ल्स हॉस्टल फेज 2 के लोकार्पण के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी शुभकामनाएं दी। छात्रावास में 3000 बालिकाओं के रहने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री ने छात्रावास निर्माण भूमि पूजन समारोह में साल 2021 में भाग लिया था। यह परिसर पाटीदार समाज द्वारा विकसित किया गया है। प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तिकरण और बालिकाओं की शिक्षा दीक्षा का अभियान की सफलता पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि अगर उद्देश्य बड़ा हो और कोई ईमानदारी से काम किया जाए तो परिणाम जरूर मिलते हैं। शिक्षा हो या स्वास्थ्य या अर्थव्यवस्था में भागीदारी, आज देश में महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ગુજરાતમાં જે બીજ આપણે વાવ્યું હતું એ આજે પૂરા દેશમાં બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ એક જન આંદોલન બની ગયું છે। મહિલાઓની સુરક્ષા માટે, મહિલા સશક્તિકરણ માટે દેશમાં ઐતિહાસિક નીતિઓ પર આજે કામ થઈ રહ્યું છે। આપણી દીકરીઓ ઓપરેશન સિંદૂરની વાત આવે ત્યારે દીકરીઓનો અવાજ સંભળાતો હોય, એમના સામર્થ્યની વાત આપણા કાને પડતી હોય। ગામડાઓમાં લખપતિ દીદી 3 કરોડનો લક્ષ્ય તો 2 કરોડ તો પહોંચી ગયા। ડ્રોન દીદી સમગ્ર ગામની અંદર બહેનો તરફ જોવાનો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ ગયો। બેંક સખી, વીમા સખી, એવી અનેક યોજનાઓ આજે ગ્રામીણ અર્થવ્યવસ્થાને ગતિ આપવામાં આપણી માતૃશક્તિ કામ કરી રહી છે। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में 55 किलोमीटर लंबे हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्मा नई ब्रॉडगेज लाइन और 15.2 किलोमीटर लंबे लाखाबावल कानालूस खंड पर स्पीड ट्रायल और सीआरएस निरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। अधिकारियों ने रेल पथ, सिग्नलिंग और सुरक्षा मानकों का गहन परीक्षण किया। इन दोनों रेल खंडों पर ट्रेन को अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार से चलाकर स्पीड ट्रायल किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर इस परीक्षण का वीडियो साझा किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद और विधानसभाओं में गतिरोध पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए सदन में सार्थक वाद विवाद बहुत जरूरी है। अमित शाह ने रविवार को दिल्ली में ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में यह बात कही। इस मौके पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन काम में बाधा डालना यानी देश को काम न करने देना गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस देश के पहले निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में विठल भाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देश के स्वर्णिम इतिहास से लेकर स्वर्णिम भविष्य का जिक्र किया। गृह मंत्री ने संसद और विधानसभाओं में गतिरोध पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि जनहित के लिए सदन में सार्थक वाद विवाद बहुत जरूरी है। हम एक निष्पक्ष मंच अपने अपने प्रदेश की जनता की आवाज के लिए रखें। एक निष्पक्ष बहस पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो, इसको हम सुनिश्चित करें और सदन की कार्यवाही
विधानसभा के नियमों के अनुसार, लोकसभा राज्यसभा के नियमों के अनुसार हो, इसके लिए हम आग्रही बने, क्योंकि विचार मंथन ही ये लोकतंत्र में जनता की समस्याओं के निवारण का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। अपने संबोधन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि संसद और विधानसभा लोकतंत्र के केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभा का सुचारू रूप से चलना और सक्रिय रहना बहुत जरूरी है। किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष सरकार की आलोचना कर सकता है, लेकिन काम में बाधा डालना यानी देश को काम न करने देना गलत है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और असेंबली ही केंद्र बिंदु है। यहाँ देश का सोच विचार वहां सम्मिलित होकर के झलकता है। अगर पार्लियामेंट ठीक से नहीं चलेगा, असेंबली ठीक से नहीं चलेगा, तो आप सोच लीजिए लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं सवाल निशाना खड़ा हो जाएगा। पार्लियामेंट और असेंबली चलना और वो भी जीवंत, वाइब्रेंट होना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने विट्ठल भाई पटेल पर आधारित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन और अवलोकन किया। प्रदर्शनी में विट्ठल भाई पटेल के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर फोकस किया गया। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। इस दौरान विट्ठल भाई पटेल पर डाक टिकट भी जारी किया गया। गिरीश निशाना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को दिल्ली विधानसभा में वीर विट्ठल भाई पटेल गौरव गाथा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। किस तरह की है ये प्रदर्शनी, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीर विट्ठल भाई पटेल की गौरव गाथा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दिल्ली विधानसभा में लगाई गई ये प्रदर्शनी किस तरह की है, आइए इसका जायजा लेते हैं। इसके मुख्य द्वार पर पहुंचते ही इसके आप देख सकते हैं यहाँ पर चलाई जा रही है एक डॉक्यूमेंट्री, जहाँ पर विट्ठल भाई पटेल के बारे में बताया गया है और दिखाया गया है। 24 अगस्त 1925 को विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। यह केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि स्वराज और आत्मसम्मान की ओर से एक ऐतिहासिक कदम था। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं दिखाया गया है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कौन कौन रहे, उनकी तमाम जो जानकारी है वो यहाँ साझा की गई है। भारतीय लोकतंत्र के मर्यादा संस्थापक प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल और वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। और खास तौर पर यहाँ पर फोटो सेशन के लिए, सेल्फी लेने के लिए विशेष रूप से कुर्सी लगाई गई है, ताकि लोग यहाँ विट्ठल भाई पटेल की तस्वीर के साथ फोटो ले सकें। यहाँ एक टच स्क्रीन लगाई गई है जहाँ दिखाया गया है कि किस तरह से विट्ठल भाई पटेल का जन्म हुआ था, कहाँ उन्होंने पढ़ाई करी और किस तरह से उन्होंने इस उच्च शिक्षा के लिए लंदन में जाकर पढ़ाई की। तमाम जानकारियाँ उनके बारे में यहाँ दी गई हैं। भारतीय डाक विभाग ने 27 सितंबर 1973 को विट्ठल भाई पटेल की जन्म शताब्दी पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष बनने की शताब्दी पर 2025 में भी उनके सम्मान में एक और स्मारक टिकट जारी किया गया है, जिसकी झलकियां यहाँ देखने को मिल रही हैं। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी यहाँ देखने को मिल रही है। आप यहाँ देख सकते हैं उनको दिखाया गया है किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया है। धारा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने की बात की गई है। चंद्रयान दिखाने का प्रयास किया गया है, आयुष्मान कार्ड दिखाने का प्रयास किया है और यहाँ पर ज़्यादातर लोग उनके साथ तस्वीरें भी लेते नजर आ रहे हैं। भारत के शीर्ष नेताओं की मंगल कामनाएं भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। महात्मा गांधी समेत महान विभूतियों की प्रतिमाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अगर आप भी दिल्ली विधानसभा आ रहे हैं तो ये विट्ठल भाई पटेल की गौरव गाथा देखना ना भूलें, जहाँ भारतीय इतिहास देखने को मिलेगा। कैमरामैन अरमान खान और सुनील कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार जिस 130वें संविधान संशोधन को लेकर आई है, उस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ने से जुड़े इस बिल पर सियासत गर्मा गई है। हालांकि ये बिल संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है, लेकिन विपक्षी दल इस बिल में कई कमियां गिना रहे हैं। तो जेपीसी में कौन कौन से दल अपने सांसद भेजेंगे, इसको लेकर भी विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है।
130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान जारी है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच जेपीसी को भेजे गए इस विधेयक को लेकर सत्ता पक्ष विपक्ष पर भ्रष्टाचार को पोषित करने का आरोप लगा रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए शुक्रवार को गयाजी में जनसभा को संबोधित करते हुए साफ कहा था कि विरोध वही लोग कर रहे जो भ्रष्टाचार में शामिल हैं। हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का यह अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। 130वां संविधान संशोधन विधेयक को सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति प्रतिबद्धता के प्रति निर्णायक कदम बताया जा रहा है। इसके तहत प्रधानमंत्री स्वयं को भी न बख्शने की बात को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सिफारिश के खिलाफ जाकर प्रधानमंत्री को भी उस श्रेणी में डाला जिसके अनुसार अगर प्रधानमंत्री भी कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे भी जेल जाना होगा और अपना पद छोड़ना होगा। किरेन रिजिजू ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि अगर विपक्ष वास्तव में राजनीति में नैतिकता चाहता तो इस विधेयक का स्वागत करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि यह कानून नैतिकता और ईमानदारी को मजबूती देगा। जो सरकार में रहते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए बिल लाते हैं ना, करप्शन में हो या कोई भी चीज़ में। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है जो रिकमेंडेशन के विपरीत खुद प्रधानमंत्री को भी उस कैटेगरी में डाल दिया कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई भी करप्शन करते हैं तो वो जेल जाना होगा और जेल जाता है तो पद छोड़ना होगा। तो फिर इसमें ऑपोजिशन को आपत्ति ही क्या है? देश स्वागत कर रहे हैं कि इतना क्रांतिकारी बिल लाए हैं। किरेन रिजिजू के इस बयान को लेकर अब राजनीतिक पारा बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि इस विधेयक को विपक्षी सरकारों को गिराने और विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए लाया गया है। हालांकि टीएमसी और सपा की ओर से जेपीसी से किनारा करने के कयासों के बीच विपक्ष में सहमति की कमी भी साफ नजर आ रही है। किरेन रिजिजू जी बोले, क्योंकि हमने कई नेताओं को देखा है जिनको आपने वर्षों तक, महीनों तक जेल में रखा और बाद में वो बेदाग होकर निकले। विपक्ष के आरोपों पर भाजपा हमलावर है। भाजपा नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये विधेयक समय की मांग है। इस बिल का लाना जरूरी है। देश की जनता के मन में था कि नेता भ्रष्टाचार में अंदर है, फिर भी सरकार चला रहा है, फाइल साइन कर रहा है, ये कैसे चलेगा? तो ये बिल देश की आत्मा की जो आवाज है कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए करप्शन के खिलाफ, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में पेश किए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री यदि किसी गंभीर आपराधिक मामले में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे 31वें दिन पद छोड़ना होगा। ये प्रावधान प्रधानमंत्री नहीं बल्कि सभी मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर भी लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम राजनीति में नैतिकता और पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है। फिलहाल यह विधेयक समीक्षा के लिए जेपीसी के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। एसआईआर के मुद्दे पर बिहार इन दिनों सियासी अखाड़ा बना हुआ है। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, तो उनके निशाने पर आयोग और भाजपा जो है वो निशाने पर बने हुए हैं। रविवार को भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बिना सबूत के कई आरोप लगाए तो भाजपा ने भी जोरदार पलटवार किया। इस बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि बिहार में अब तक 98.2% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं और अभी भी 8 दिन शेष हैं और सिर्फ 1.8% मतदाताओं के दस्तावेज जमा होने बाकी हैं। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति अपने चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव इस समय बिहार में चुनावी यात्रा पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान दोनों ही नेताओं ने चुनाव आयोग पर फिर से निशाना साधा और चुनाव आयोग पर फिर से बिना सबूत के बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। विपक्षी नेताओं के बयान के बाद बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार किया है। राहुल गांधी और तेजस्वी ने
चुनाव आयोग पर एसआईआर के बहाने लोगों के मताधिकार को छीनने का आरोप लगाया है। मैंने कर्नाटक में महादेवपुरम में उनके सामने डेटा रखा, ब्लैक एंड व्हाइट। उन सवालों का आज तक एक जवाब नहीं आया है। 1 लाख फर्जी वोटर कहां से आए, कैसे आए, कौन थे, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। चुनाव आयोग जो है बीजेपी के साथ खड़ी है, इसलिए बीजेपी के लोगों ने पार्लियामेंट में कानून ला करके चुनाव आयोग के जो कमिश्नर साहब हैं उनको जो है प्रोटेक्ट करने का काम किया। बीजेपी ने राहुल और तेजस्वी पर बिना सबूत के झूठे आरोप लगाने की बात कही तो आगामी बिहार चुनावों में अपनी हार देखकर बिहार की जनता के बीच भ्रामक बातें फैलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी हर संवैधानिक संस्था पर बेशर्मी से आरोप लगाते रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग, मीडिया और प्रधानमंत्री सभी पर झूठे आरोप लगाए थे, फिर उन्हें कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। देश राहुल गांधी के झूठ को बर्दाश्त नहीं करेगा। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए? यही कानून है। जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट देने दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट देने दिया जाए। दोनों लोकतंत्र के प्रतीक नहीं है, दोनों राजतंत्र के प्रतीक है। एक के परिवार तो 75 वर्षों से, जिसमें 55 वर्ष तक एक ही पार्टी की सरकार रही, और वो किस लिए घूम रहे हैं? यदि गरीब है बिहार की जनता तो वो कांग्रेस और राजद के चलते हैं। भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको बदनाम करने की एक रणनीति है कुछ अपोजिशन के लीडर्स की, जिसमें राहुल गांधी जी मुखिया। आपको साल भर बाद याद आई क्या वोट चोरी? आपने अपील क्यों नहीं करी भाई? आपने चुनाव आयोग को किसी को लिखा? ये तो राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, ये जब मुद्दा ज्यादा उठाया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम बिहार की वोटर लिस्ट को ठीक करेंगे। बिहार में एसआईआर पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच इसकी उपयोगिता को साबित करने वाला सनसनीखेज मामला भी सामने आया है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बीच 2 पाकिस्तानी महिलाओं को लेकर खुलासा हुआ है। दोनों के पास आधार कार्ड के साथ साथ मतदाता पहचान पत्र भी हैं। चुनाव आयोग ने मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की रहने वाली इन महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये महिलाएं भागलपुर के भीखनपुर इलाके में रहती हैं। इस बीच बिहार में जारी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। दावे, आपत्तियां और दस्तावेज जमा करने की अवधि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक चल रही है। प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों का निपटारा 25 सितंबर तक किया जाएगा। जांच के बाद अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी। अब तक 98.2% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा किए हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अलावा इस प्रक्रिया में 38 जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, 243 निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 2976 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 90,712 बूथ लेवल अधिकारी BLO, लाखों स्वयंसेवकों और सभी 12 प्रमुख राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों और 1.60 लाख BLA की भागीदारी रही। 24 जून से 24 अगस्त के बीच महज 60 दिनों में औसतन प्रतिदिन 1.64% मतदाताओं ने अपने दस्तावेज जमा किए। अभी भी 8 दिन शेष हैं और सिर्फ 1.8% मतदाताओं के दस्तावेज जमा होने बाकी हैं। कुल मिलाकर जहां चुनाव आयोग अपनी पारदर्शी व्यवस्था से एसआईआर की प्रक्रिया को तेजी से पूरा कर रहा है, तो वहीं इस मुद्दे पर बिहार में सियासत भी अपने चरम पर है, जिसको लेकर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। पटना ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और अब बात बदलते बिहार की। हर दिन हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो कभी रोजगार की तलाश में अपने गांव, जवार, खेत खलिहान और अपनों को साथ छोड़कर बिहार से पलायन कर गए थे और ये पलायन बिहार की नियति बन गई थी।
लेकिन बीते कुछ सालों में परिस्थितियां बदली हैं। बदलते बिहार में अब ये अपने राज्य में रहकर न केवल पहले से बेहतर जीवन जी रहे हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल कायम कर रहे हैं। जब पिता या परिवार के अन्य सदस्य काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं तो परिवार टूट जाता है और बच्चों के पालन पोषण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिहार में विगत 20 वर्षों से एनडीए की सरकार ने इस समस्या से उबरने के लिए लगातार काम किया है। आज बिहार में उद्योगों का जाल है और इस इंडस्ट्री में बिहार के लोग बाहर के राज्यों से आकर अपने ही घर में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। बात बदलते बिहार की में देखिए बदलते बिहार की कहानी, बिहारी कामगारों की जुबानी। बिहार के कामगार देश के दूसरे हिस्सों में रोजगार की खातिर कई समस्याओं से जूझते रहे। नियमित काम की समस्या, संवाद का माध्यम और घर आने जाने में अनेक दुश्वारियां। लेकिन अब बिहार के लोगों की दुश्वारियों के ये बादल बिहार में ही उन्हें काम मिल जाने से छट गए हैं। मुंबई से बिहार लौटे शिवहर के जब्बार बताते हैं, वहाँ बहुत सारा तकलीफ था, कभी स्ट्रगल करना पड़ता था आना जाना, और यहाँ घर के पास काम है, बहुत अच्छा व्यवस्था है और नज़दीक में घर है। 15 दिन में, हफ्ता दिन में जब मन होता घर चले जाए, काम भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, हर फैसिलिटी मिलता है। वहाँ आना जाने में प्रॉब्लम था, फिर वो काम का प्रॉब्लम होता है, इस तरह से काम नहीं मिलता था, कभी काम है कभी नहीं है। यहाँ रेगुलर काम रहता है, पैसे से कभी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब ठीक। सिलाई क्षेत्र में कटिंग मास्टरी का काम करने वाले पटना के बिहटा निवासी जितेंद्र कुमार गुजरात से लौटे हैं। तमाम कठिनाइयों के पार अब उनके लिए बिहार में सब अच्छा है। यहाँ पर अब आया, बहुत सुविधा है, रहने पाने का। वहाँ गुजरात में बहुत दिक्कत होता था, बहुत तकलीफ सा, लेकिन ये अपना बिहार में आ गया हूँ, अपना अच्छा रोजगार मिल गया अपना घर में, कुछ भी प्रॉब्लम होता है अपना घर चला जाता हूँ, आ जाता हूँ, सर बहुत अच्छा है यहाँ पर। हैदराबाद से बिहार लौटे ललित कुमार बताते हैं, ऐसा कि वहाँ जैसे कि बिहारियों को प्रॉब्लम करता था ना, लोग बोलने में, हर चीज़ में, रूम में, ये सब में, उतना दूर जो है तो फिर परेशानी होता था 3-3 दिन जाने में। वो सबसे अच्छा है यहाँ बहुत अच्छा है, अपना गांव में मिल रहा तो अच्छी बात है ना। रिवर्स माइग्रेशन का मुद्दा बिहार ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन चुका है। बात बदलते बिहार की में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बिहार में माइग्रेशन रिवर्स माइग्रेशन में तब्दील हो चुका है। कल फिर हम दिखाएंगे आपको बिहार में सफल रिवर्स माइग्रेशन की कहानी। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1.41 करोड़ लाभार्थी हैं। इस अधिनियम के अनुसार पात्र लाभार्थियों की पहचान करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। केवाईसी करने का काम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर हर राज्य कर रहे हैं और उसमें तो बहुत राज्य इसका स्वागत किया है। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट भी इसका स्वागत किया है। कारण क्या है? ये करने से एलिजिबल लोगों को मिलेगा, नॉन एलिजिबल लोगों को नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उन लोगों को राशन देना उचित है क्या? हमने क्या बोला है, इनकम टैक्स देने वाले इतने लोग हैं, उनके नाम पर राशन कार्ड है, बीपीएल कार्ड है, एपीएल कार्ड, जो भी कार्ड है, अंत्योदय अन्न योजना का कार्ड है। यू डिसाइड वेदर यू वांट, बिकॉज क्राइटेरिया जो फिक्स होता है, हमने जो 50% और 75% जो किया है फॉर अर्बन, 50% रूरल, 75%, इसके आधार पर हमने जो डाटा दिया है उसमें किसको देना है काम उनका है। और 1 केजी भी हमने कम नहीं किया, एक बेनिफिशियरी को अभी तक हटाया नहीं है। अभी उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन हमारा जो अलोकेशन है, ये अलोकेशन हम हर महीने, हम तो अलोकेशन 1.41 करोड़ लोगों को 72,500 मेट्रिक टन हम हर महीने दे रहे हैं। व्हाट डज इट प्रिवेंट फ्रॉम हिम डूइंग ऑल दिस थिंग्स? प्रहलाद जोशी ने दोहराया कि पंजाब के 1.41 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज मिलेगा, इसमें एक भी संख्या की कमी नहीं होगी। का 2023 में अप्रैल में पहले बार सुप्रीम कोर्ट के आधार पर हमने सब राज्यों को
ई-KYC करने के लिए कहा है। तो लास्ट डेडलाइन फॉर दी ई-KYC वाज 30th जून 2025 है। तो अभी तक पंजाब सरकार भी 90% ई-KYC किया है। मीन्स पंजाब में टोटल बेनिफिशियरीज है 1.41 करोड़ इज दी बेनिफिशियरी अकॉर्डिंग टू दी 2013 का जो कानून है उस कानून के अनुसार 1.41 करोड़ बेनिफिशियरीज पंजाब में है। इसमें एक भी हमने कम नहीं की है। प्रहलाद जोशी ने बताया कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में ही राशन के लाभार्थियों का KYC करा रही है। इससे योजनाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। प्रहलाद जोशी ने पंजाब सरकार पर भ्रष्टाचार में सम्मिलित होने का आरोप लगाते हुए पंजाब सरकार पर लॉबी के अधीन काम करने का आरोप भी लगाया। बता दें कि 23 अगस्त को भगवंत मान ने एक्स पर लिखा था कि भाजपा की केंद्र सरकार पंजाब के 8 लाख से अधिक लोगों के राशन कार्ड काट कर लगभग 32 लाख लोगों को राशन से वंचित करने जा रही है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने टेक्नोलॉजी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ई-KYC के आधार पर किया है। जब ई-KYC के डाटा मिला हमको, ई-KYC के आधार पर जो भी इसमें इनकम टैक्स पे ये है, डायरेक्टर्स है, 4 व्हीलर है, ये सब लोगों का डाटा हमने उनको भेजा है। देखो भाई ऐसा है, आपको जो करना है आपके ऊपर है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें लॉबीज वर्क करते हैं। ये लॉबीज भ्रष्टाचार करते हैं। ये भ्रष्टाचार में कौन शामिल है, इसको ना भगवंत मान को उत्तर देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी सरकार दिल्ली में कैसे भ्रष्टाचार किया, इसमें भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। इसी के कारण ये सब हो रहा है और कुछ कारण नहीं है। मैं रिपीटेडली कह रहा हूँ, हमने एक बेनिफिशियरी का बंद नहीं किया है, 1 kg राशन अभी तक हमने कम नहीं किया। ऑन व्हाट बेसिस यू हैव मेड दिस एलिगेशन, दैट ही हैज टू रिप्लाई। मानसूनी बारिश इन दिनों पहाड़ से लेकर मैदान तक परेशानी खड़ी कर रही है। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल फटने की घटनाओं से जान माल का नुकसान हुआ है। दोनों ही जगहों पर राहत एजेंसियों ने तेजी से राहत और बचाव कार्य किए हैं। इस बीच मैदानी इलाकों की नदियों में आई बाढ़ से कई राज्यों में हालात बिगड़ गए हैं। राजस्थान के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, तो बचाव अभियान भी मुस्तैदी से चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी कई जिलों में बाढ़ मुश्किलें पैदा कर रही हैं। इधर दिल्ली NCR में भी मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली सहित कई राज्यों में भारी बारिश, राहत बचाव और पुनर्वास का काम जारी। प्रशासन, सेना और बचाव दल अलर्ट पर। देश के कई हिस्सों विशेषकर उत्तर भारत के राज्यों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही राहत और बचाव का काम भी उच्च स्तर पर जारी है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में गुरुवार को बादल फटने की दुर्घटना के बाद से ही प्रभावित लोगों के इलाज, पुनर्वास और राहत के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ सरकारी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मेडिकल कॉलेज के सारे डॉक्टर्स को मैं बधाई देना चाहता हूं कि जो भी घायल लोग यहां पर आए थे उनकी पूरी तन्मयता के साथ उन्होंने देखभाल की है और सभी अच्छी स्थिति में हैं। सारे पेशेंट जितने भी यहाँ पर राहत और पुनर्वास के भी अच्छे इंतजाम किए जा रहे हैं। 4 करोड़ 13 लाख रुपए का वितरण अभी तक हो चुका है। जो लोग भी प्रभावित हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन और भारत सरकार भी उनके राहत और पुनर्वास की पूरी व्यवस्था करेगी। उत्तराखंड में चमोली जिले के थराली में बादल फटने की घटना के बाद से लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जो जरूरी सहायता है वो सब की जा रही है। हमारा प्रयास है जल्दी से जल्दी पहले सभी व्यवस्थाएं पटरी पर आए, बिजली व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, लेकिन उससे पहले सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर। राजस्थान में कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जयपुर सहित कई जिलों में पिछले 3 दिन से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है।
कई जगहों पर जल भराव और घरों में पानी घुस जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन और विभिन्न एजेंसियों के साथ सेना के जवान भी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। जिस किसी का प्रकार का भी नुकसान हुआ है, जन धन हानि, फसल, मकान जो भी है, उसका जो आपदा के गाइडलाइंस है, मापदंड है, उसके अनुसार इनको सहायता दी जाएगी सर्वे करने के बाद। भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए जयपुर और नागौर जैसे जिलों में 25 और 26 अगस्त को छुट्टी घोषित की गई है। इन 2 दिनों में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। उधर हिमाचल प्रदेश में मानसून की भारी बारिश और भूस्खलन से एक नेशनल हाईवे सहित 400 सड़कें रविवार सुबह तक बंद रहीं। मौसम विभाग ने 27 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भारी बारिश और धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के कारण साबरमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। वासना बैराज के 25 गेट खोल दिए गए हैं और नदी में 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। तेज बहाव के कारण रिवर फ्रंट वॉकवे को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, साबरकांठा और खेड़ा के नदी किनारे के इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन ने लोगों से नदी के पास न जाने और सतर्क रहने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश भर में बारिश का दौर जारी है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश का हर कोना बारिश से परेशान है। हरियाणा के हिसार में भारी बारिश के बाद भीषण जलभराव की स्थिति देखने को मिली। सड़कों पर पानी भर जाने के कारण गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। चंडीगढ़ में भी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश के कारण सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। वहीं पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश के बाद चक्की नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने से चक्की पुल पर यातायात को रोक दिया गया है। वहीं तमिलनाडु के मदुरई में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली IADWS का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। यह परीक्षण भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और क्षमता को एक नए युग में ले जाने वाला साबित हुआ है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये उपलब्धि भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में शामिल करती है जिनके पास आधुनिक, स्वदेशी और बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली मौजूद है। इस महत्वपूर्ण परीक्षण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय सशस्त्र बलों और उद्योग जगत को IADWS के सफल विकास के लिए बधाई दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को सुबह जानकारी देते हुए बताया कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने 23 अगस्त को दोपहर लगभग 12:30 पर ओडिशा तट से इस एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का सफल पहला उड़ान परीक्षण किया है। स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये परीक्षण डीआरडीओ ने किया है। IADWS एक बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है। IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें पूरी तरह से स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, एडवांस्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स तथा एक उच्च शक्ति वाला लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार शामिल है। इसमें क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल शामिल है। दुश्मन के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को मध्यम दूरी पर निशाना बनाने में यह सक्षम है। इस उड़ान परीक्षण ने भारत की मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस क्षमता को स्थापित कर दिया है। यह प्रणाली किसी भी हवाई खतरे से निपटने में सक्षम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजधानी दिल्ली में गगन यात्रियों के सम्मान में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए गगनयान मिशन को आत्मनिर्भर भारत की यात्रा का नया अध्याय बताया। जब हम भारत की स्पेस जर्नी की ओर देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन केवल स्पेस में उपग्रह भेजने तक सीमित नहीं है। आज भारत चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है। आज भारत गगनयान जैसे मिशंस के लिए भी पूरी तरह तैयार है। साथियों, मैं इसे केवल तकनीकी उपलब्धि के रूप में नहीं देखता, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का वह नया अध्याय है जहां हम विश्व की बड़ी स्पेस पावर्स के बीच पूरे गर्व के साथ खड़े हो रहे हैं।
कार्यक्रम के दौरान ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के अपने असाधारण अनुभव को साझा किया। Doubting yourself whether you are good enough or your decisions are good enough or whether you belong in the group where you're talking about. But I think Air Force picked me up from that position and brought me to where I am today, and I think that has been very transformational for me. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राज परिवार के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और राज सदन अयोध्या के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जीवन धार्मिक और सामाजिक कार्यों को समर्पित रहा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके शोकाकुल परिजनों और प्रशंसकों को संबल प्रदान करें। ओम शांति। अयोध्या राज परिवार के मुखिया विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र का 71 वर्ष की आयु में शनिवार रात अयोध्या में निधन हो गया। राम मंदिर निर्माण के लिए 2020 में मोदी सरकार ने जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया तो सबसे पहले राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के नाम की घोषणा की। तुरंत ही मंडलायुक्त ने उन्हें मंदिर का संपूर्ण प्रभार भी सौंपा था। इसके पहले यहां के कमिश्नर के पास ही मंदिर के रिसीवर का दायित्व था। मंदिर आंदोलन के समय उन्होंने शिलाओं को गढ़ने के कार्य के लिए रामघाट में कार्यशाला की भूमि विश्व हिंदू परिषद को दान में दे दी थी। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी से पहले मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा की पहली झलक रविवार शाम को भक्तों के सामने आई। हर साल की तरह इस बार भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र बने इस गणेश प्रतिमा का अनावरण गणेश चतुर्थी से कुछ दिन पहले ही किया गया। लाल बागचा राजा केवल एक प्रतिमा नहीं बल्कि मुंबई की सामूहिक आस्था, कला और उत्सव धर्मिता का प्रतीक सम्मान भी है। और फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिगामामादा रबुका भारत के दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नई दिल्ली में फिजी के प्रधानमंत्री से भाजपा को जाने पहल के तहत मुलाकात में इस दौरान पार्टी दर पार्टी संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा ने एक्स पर लिखा कि चर्चा में पार्टी की विचारधारा, संगठनात्मक ढांचे और भारत की विकास यात्रा में पार्टी की भूमिका पर उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही हमने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विस्तृत चर्चा की। दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए हमारी साझेदारी को और गहरा करने की आशा है। रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ दोनों देशों के नेताओं की बैठक के बाद भी एक दूसरे पर हमलों का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन ने रविवार को अपने स्वतंत्रता दिवस पर रूस पर ड्रोन हमले कर जहां संघर्ष जारी रहने का संकेत दिया है, तो वहीं रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 4 गाइडेड हवाई बम और 160 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन ने रविवार को अपने स्वतंत्रता दिवस पर रूस पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले कर अपने संकल्प का इजहार किया कि वो रूस के सामने हार नहीं मानेगा। यूक्रेन ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क परमाणु संयंत्र और उत्स लूगा बंदरगाह को निशाना बनाया। हालांकि संयंत्र प्रशासन ने कहा है कि आग पर काबू पा लिया गया और रेडिएशन स्तर सामान्य है। शनिवार को यूक्रेन ने रूस की द्रुज़्बा तेल पाइपलाइन पर हमला कर ऊर्जा आपूर्ति को भी झटका दिया। हमले में हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की सप्लाई 5 दिनों तक बाधित रहने की आशंका है। यूरोपीय आयोग को दोनों देशों ने औपचारिक शिकायत भेजी है। रूस के अधिकारियों का कहना है कि सेंट पीटर्सबर्ग और अन्य इलाकों के ऊपर भी ड्रोन मार गिराए गए। दूसरी ओर यूक्रेन का कहना है कि रूस ने उस पर ईरान में निर्मित ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिनमें से 48 ड्रोन को गिरा दिया गया। इन हमलों में एक महिला की मौत हो गई। रूस ने भी पिछले 24 घंटों में यूक्रेन के 4 गाइडेड हवाई बम और 160 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इस बीच स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में कहा कि जब शांति की पुकार अनसुनी की जाती है तो यूक्रेन ऐसे जवाब देता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन शिकार नहीं बल्कि योद्धा है। वर्तमान में यूक्रेन के 5वें हिस्से पर रूस का नियंत्रण बना हुआ है, जिसमें 2014 से क्रीमिया भी शामिल है। लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं और पूर्वी व दक्षिणी यूक्रेन बुरी तरह तबाह है।
हमने कितनी बार कहा है कि हम शांति चाहते हैं। हम शांति चाहते हैं, लेकिन एक सम्मानजनक और व्यापक शांति, और इसीलिए हम पूरी दुनिया की ताकत पर भरोसा कर रहे हैं। यूक्रेन अब ऐसा ही यूक्रेन को इतिहास में फिर कभी इस तरह शर्मिंदा होने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता के बाद रविवार को रूस और यूक्रेन ने दोनों पक्षों के 146 युद्धबंदियों की अदला बदली की। रूस का कहना है कि रिहा किए गए सभी रूसी नागरिक बेलारूस में मनोवैज्ञानिक और चिकित्सा सहायता प्राप्त कर रहे हैं। यूक्रेन ने कुर्स्क क्षेत्र के 8 रूसी नागरिकों को भी मॉस्को लौटा दिया है। बता दें कि रूस यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में शिखर सम्मेलन किया था। इसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वाशिंगटन में यूरोपीय नेताओं के साथ ट्रंप से मुलाकात की थी। हालांकि इन बैठकों से युद्ध विराम को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक की बात की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। टेस्ट क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीतने वाले भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से हर किसी का आभार जताया। चेतेश्वर पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट और 5 वनडे मैच खेले। टेस्ट में उन्होंने 176 पारियों में 7,195 रन बनाए। इनमें से 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। भारत के स्टार टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। रविवार को उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर इसका ऐलान किया। अपने पोस्ट में पुजारा ने लिखा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना, इसे शब्दों में बयां करना नामुमकिन है कि यह कितना खास था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि हर चीज का एक अंत होता है, और अत्यंत आभार के साथ मैं यह घोषणा करता हूं कि मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का निर्णय लिया है। चेतेश्वर पुजारा ने अपना टेस्ट डेब्यू अक्टूबर 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, जबकि उन्होंने 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू किया। पुजारा हाल फिलहाल में इंग्लैंड दौरे पर कमेंट्री करते दिखे थे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में इंग्लैंड में ही खेला था। उनका आखिरी टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैनिंगटन ओवल में खेला गया विश्व टेस्ट चैंपियन 2023 का फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले में भारतीय टीम को शिकस्त दी थी। पुजारा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 103 टेस्ट मैच खेले, जिनमें उन्होंने 176 पारियों में 43.61 की औसत से 7,195 रन बनाए। इनमें 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206 रन का रहा। वहीं पुजारा ने अपने करियर में 5 वनडे मैच खेले, जिनमें उन्होंने 39.24 की औसत से 51 रन बनाए। इसके अलावा पुजारा IPL में 30 मैच खेल चुके हैं। उनकी 22 पारियों में उन्होंने 99.75 के स्ट्राइक रेट के साथ 390 रन बनाए। इसमें एक अर्धशतक भी शामिल है। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में दक्षिण अफ्रीका को 276 रन से करारी शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 2 विकेट पर 431 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड, मिशेल मार्श और कैमरन ग्रीन ने शतक लगाए। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 24.5 ओवर में 155 रन बनाकर वो ढेर हो गई। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। ट्रेविस हेड को प्लेयर ऑफ द मैच और केशव महाराज को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इस बार संडेज ऑन साइकिल में स्टेट पुलिस फोर्स ने हिस्सा लिया। हर हफ्ते रविवार के दिन आयोजित होने वाले संडेज ऑन साइकिल के इस अंक में अंडर 19 मुक्केबाजी में विश्व चैंपियन कृष्णा वर्मा और जूनियर वर्ग में भारोत्तोलक में कांस्य पदक विजेता अनन्या पाटिल ने भी हिस्सा लिया।
इंडिया जो है ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छी पहल करी है। और जो हमारे स्पोर्ट्स मंत्रालय मनसुख मांडविया जी, ये हर बार ये मैक्सिमम मंथ में 1-2 बार जो ये हर संडे को ये जाते हैं। मैं खुद 2 बार पार्टिसिपेट कर चुका हूँ पहले, और एक अच्छा मैसेज है। पुलिस के साथ है तो बहुत अच्छा हुआ है। हमारे 200 स्पोर्ट्स पर्सन आ रखे हैं, मेल फीमेल, जो इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जिन्होंने दिए हैं, नेशनल मेडल दिए हैं। और मेरा सर ये कहना है कि यूथ बिगनर्स जो युवा हैं वो अपने मोबाइल को थोड़ा सोशल मीडिया को दूर रख के फिटनेस में भी आधा 1 घंटा डेली दें, जिससे कि ये देश और भी फिट हो जाए। फिट इंडिया इसको नाम भी दिया गया है। जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी भी समय समय पर हर मंच से बताते हैं कि फिट कैसे रहना है, तो उस हिसाब से ये जो मुहिम चलाई है ये बहुत अच्छी है। और मैं देखता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि ऑयल भी कम खाना है और फिट रहना है। और जैसा सर ने बताया कि आजकल का जो यूथ है वो जब मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है, थोड़ा बहुत नहीं, आप देखिए कि कई लोगों का मेंटली इशू भी आ रहे हैं, फिटनेस तो छोड़िए आप। तो उस हिसाब से मैं देखता हूँ कि ये ऐसे मुहिम और अच्छे बढ़ चढ़ के आने चाहिए। फिट इंडिया एक बहुत अच्छी मुहिम है, और खासकर हमारे युवाओं के लिए, जो आज इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारे युवाओं को सामने आना है स्पोर्ट्स को लेके। गेम एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेंटली, शारीरिक और देश में आपका नाम रोशन करने के लिए सबसे अच्छा और आसान तरीका है। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो अपने लिए हैं, अपने देश के लिए हैं, और अगर वहाँ से आप कुछ गुजरने की आप इच्छा वहाँ से रखते हैं तो आप अपने देश के लिए अवश्य ही बहुत कुछ कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी पीएम और सीएम जो हमारी दिल्ली से हैं, और ये जो नई नई मुहिम लेकर के आ रहे हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े रहने की एक नई पहल जो जोड़ी है, ये बहुत अच्छी पहल है। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के सुकमा जिले का पूर्ववर्ती गांव, जो कभी नक्सलियों की राजधानी और माओवादी कमांडर हिडमा की जन्मस्थली के नाम से जाना जाता था, यह इलाका अब बदल रहा है। जहां कभी बारूद की गंध और गोलियों की आवाज गूंजती थी, वहीं आज सड़क, बिजली, पानी की टंकी, मोबाइल नेटवर्क और आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं गांव की नई पहचान बन रहे हैं। पूर्ववर्ती गांव अब शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। देखिए डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता सोमेश पटेल की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं सुकमा जिले के जगरगुंडा इलाके पर, और यहां पर सुरक्षा बलों और आम लोगों के प्रयास से ये सड़क बनकर तैयार हो चुका है। करीबन इस सड़क को बनाने में करीबन 10 वर्ष का समय लगा है। करीबन इन चुनौती के बीच में यहाँ पर ये सड़क बनकर तैयार हो गया है। ये सड़क 3 जिलों को जोड़ती है, जिसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, और इस सड़क पे लगातार जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं लगातार यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं। यहाँ पर कई सुरक्षा जो कर्मी हैं सड़क को बनाने में शहीद भी हुए हैं। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ के धूल नक्सल प्रभावित इलाके का एक जगरगुंडा दक्षिण बस्तर के 3 जिलों को जोड़ता है, जिसमें दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा का सेंटर पॉइंट भी है। जगरगुंडा तक पहुंचने के लिए इस इलाके में सबसे बड़ी वजह है कि वह सड़क 10 साल के लंबे इंतजार के बाद बना है। और सबसे प्रमुख बात बताऊंगा, यह नक्सलियों की सबसे जो राजधानी कही जाती थी, हिडमा जो मोस्ट वांटेड नक्सली है उसकी राजधानी कही जाती थी। यहाँ पर हमारे साथ सुरक्षा बल के जो यहाँ पर ऑफिसर हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि सड़क को बनाने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। डेली हमारी जो कंपनीज होती हैं वो ड्यूटी निकलती हैं, सुबह से लेकर शाम तक वो लोग वहाँ पे उसको प्रोटेक्शन देते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह की जो गाड़ियाँ, व्हीकल्स वगैरह यहाँ आती हैं, ट्रक्स आते हैं, कंक्रीट वगैरह जो आता है इस एसफॉल्ट रोड को बनाने के लिए। कितने सालों के बाद ये जो सड़क है बनकर तैयार हुआ है, और इस सड़क को बनाने के लिए बताया जाता है कई हमारे जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो भी शहीद हुए हैं। इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये खून से बनी है जवानों की, तब जाके ये रोड बनी पाई है यहाँ पे। और सर इसको बनाने में लमसम अप्रॉक्स 24 इयर्स प्लस का समय लग गया, तब जाके सर ये रोड बन पाई यहाँ पे। 24 साल का ये लंबा अंतराल रहा। पहले 3 जिलों को जोड़ती थी ये सड़क, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा मुख्य गढ़ था ये बाजार का। लेकिन फिर नक्सलियों का आतंक ऐसा हुआ कि उसके बाद सब तरफ से घिर गया, और उसके बाद ये आवागमन यहाँ बिल्कुल बाधित हो गया। रोड हुआ करता था मगर रोड नहीं था, और संगेड़ा बस चलती थी उस जमाने में। उसके बाद लंबे अरसे के बाद ये रोड अब बन के अपने सामने तैयार है। सर आज हमको खुशी महसूस होती है कि हम चाहे बीजापुर हो या दंतेवाड़ा हो या दुर्नापाल हो, अब जाने में हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं है। सर इलाज कराने के लिए हमको बहुत दूर जाना पड़ता था। जैसे यहाँ पे अस्पताल तो जरूर था, लेकिन यहाँ पे
उतना दवाइयों का पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता था, तो हम लोग यहाँ से दंतेवाड़ा या तो फिर सुकमा जाकर के इलाज कराते थे या फिर भद्राचलम जाके इलाज कराते थे। कहीं ना कहीं इस इलाके में एक नक्सलियों का जो दबाव भी रहा है वो दबाव कम हुआ है, और जिस तरह से बस्तर में हम विकास की बात करते हैं तो बस्तर में विकास इसी तरह से हो रहा है, और जिस तरह से बस्तर लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। अपने कैमरा सहयोगी मनोज लोखंडे के साथ मैं सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, जगरगुंडा, दंतेवाड़ा, सुकमा। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।